पिछले एपिसोड में हमने जुपिटर के बारे में बहुत कुछ जाना और साथ ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी जाना, जो वाकई में अल्लाह का एक करिश्मा है। अगर रात के वक्त हम आसमान में जुपिटर को देख पाते तो वो हमारे चांद के बराबर नजर आता। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसे जल्दी से जाकर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर उस गैसीय सियारे के पास इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकती है? क्या जुपिटर अंदर से खोखला नहीं है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें जुपिटर के अंदर जाना था। इसी को जानने के लिए सन 1989 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर के पास भेजा गया। जुपिटर के बादल बहुत ही खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देते हैं, लेकिन आप इसकी खूबसूरती से धोखा मत खाएं। जुपिटर देखने में जितना खूबसूरत है, असल में उतना ही खतरनाक और जानलेवा है। 1995 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने 6 सालों के सफर के बाद हमसे 680 मिलियन किलोमीटर दूर जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस स्पेसक्राफ्ट को 2 हिस्सों में बनाया गया था। पहला जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब, जिसे जुपिटर के अंदर जाना था, और दूसरे हिस्से ने जुपिटर को बाहर से ऑर्बिट करना था। इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे थे, जिसके जरिए जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड को बहुत नजदीक से स्टडी करना था। 7 दिसंबर 1995 को जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब, जो कि टाइटेनियम का बना हुआ था, उसे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से डी अटैच किया गया और ये सीधा जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। करीब 1,62,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड उस प्रोब को अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन हमारे साइंसदान इसके लिए पहले से तैयार थे। कुछ टाइम के बाद प्रोब में लगा पैराशूट खुल गया, जिसकी वजह से प्रोब की रफ्तार थोड़ी कम हुई। ये प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो चुका था और सारी इंफॉर्मेशन गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को भेज रहा था, और ये स्पेसक्राफ्ट सारी इंफॉर्मेशन को जमीन पर भेज रहा था। इसके जरिए जुपिटर के तमाम राज खुलने वाले थे। इस प्रोब से हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली थी। जुपिटर के सबसे ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद ये पता चला कि जुपिटर का ऊपर वाला एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर जैसा नहीं है, बल्कि इसका एटमॉस्फेयर घने बादलों से भरा हुआ है, जो देखने में बहुत अजीब थे। जुपिटर का एटमॉस्फेयर एक घने धुएं के चैम्बर जैसा है। इसके बादल सिर्फ देखने में अजीब नहीं है, बल्कि ये वाकई में अजीब हैं। जुपिटर के बादल एक ही पार्टिकल से नहीं बने, बल्कि ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स के मिलने से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, हाइड्रोसल्फाइड और H2O। यानी जुपिटर के आसमान में भी पानी के बादल मौजूद हैं। इस बादलों से पानी की बरसात भी होती है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये पानी जाता कहाँ है? क्या जुपिटर की सतह पर पानी का समुंदर है? इसके बारे में जानने के लिए हमें और गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ज्यादा गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, लेकिन कम गहराई में जाते ही ऊपर वाले बादल खत्म हो जाते हैं। इसके बाद साफ और खुला आसमान आता है, जहां लगातार बारिश होती है, जो देखने में बहुत खतरनाक है। अगर जुपिटर के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर को बाहर से देखा जाए तो आपको लगातार तूफानी बादल नजर आएंगे। ये बादल अमोनिया से बने हैं, जो इस सियारे के इक्वेटर में मुख्तलिफ बैंड्स की शक्ल में लगातार चल रहे हैं। इन तूफानी बादलों को जेट्स कहा जाता है। ये बैंड्स मुख्तलिफ कलर के हैं। गहरे रंग के बैंड्स को बेल्ट कहा जाता है और हल्के रंग के बैंड्स को जोन्स कहा जाता है। असल में हम जुपिटर के अंदर थे। जुपिटर का ऊपर वाला एटमॉस्फेयर खत्म होने के बाद नीचे आपको पानी के बुखारात नजर आएंगे, जो लगातार ऊपर की तरफ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? असल में जुपिटर की गहराई में टेम्परेचर और प्रेशर लगातार बढ़ता है। जितनी ज्यादा गहराई में आप जाएंगे, उतनी ही गर्मी बढ़ती जाएगी। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि बारिश की बूंदें नीचे तक नहीं जा पाती, बल्कि ये बारिश आसमान में ही गर्म होकर भाप में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से जुपिटर की सतह में समुद्र नहीं बनता और जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाया। 1,56,000 किलोमीटर गहराई तक जाने के बाद इसे कोई सोलर सरफेस नहीं मिली। गहराई में टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इस प्रोब के पार्ट्स मेल्ट होने लगे और फिर जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब भी जुपिटर के बादलों का हिस्सा बन गया। बेशक हम ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाए, लेकिन इस प्रोब के जरिए हमें ये पता चला कि जुपिटर में चलने वाले तूफानों की रफ्तार साइंसदानों के अंदाजे से कई गुना ज्यादा थी। साइंसदानों के मुताबिक जुपिटर के तूफान करीब 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं, लेकिन प्रोब के भेजे गए डेटा से ये पता चला कि ये तूफान 360 से लेकर 610 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं, जो कि सच में हैरानकुन बात थी। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए हम जुपिटर के छोटे से हिस्से के बारे में जान सके, लेकिन हमें इसे और भी गहराई से जानना था, जिसकी वजह से 2011 में जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जिसका मेन मिशन था इसकी कंपोजिशन, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरह से स्टडी करना। 5 जुलाई 2016 को जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और अपना मिशन शुरू कर दिया। जूनो के जरिए हमने जुपिटर को बहुत ही करीब से देखा। इसमें कोई भी लैंडर नहीं लगाया गया था, बल्कि ये जुपिटर के ऑर्बिट में रहकर इसे स्टडी कर रहा था।
जुनो के भेजे गए डेटा के जरिए साइंसदानों के बहुत सारे डॉट्स क्लियर होके और हमें ये पता चला कि जुपिटर की कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जुपिटर अंदर से खोखला बिल्कुल नहीं है। दरअसल इसकी गहराई में एटमॉस्फेयर खत्म होते ही लिक्विड कोर शुरू हो जाती है, जिसका टेम्परेचर 9700 डिग्री सेल्सियस है और इसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन के एटम्स मेटेलिक हाइड्रोजन में तब्दील हो जाते हैं। हाइड्रोजन की ये फॉर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। जुपिटर की तेज रोटेशन की वजह से इसके अंदर कभी भी सॉलिड सरफेस नहीं बन पाई, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि जुपिटर के मेटालिक हाइड्रोजन कोर के नीचे यानी कि जुपिटर के सेंटर में रॉक एंड आइस कोर है, जिसका टेम्परेचर 35,700 डिग्री सेल्सियस है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रेंज प्लेनेट है और एक बड़े भाई की तरह जुपिटर हमेशा से हमारी हिफाजत कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।